नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों की। साथ ही करंट अफेयर से संबंधित सभी पीडीएफ फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। चीन ने सैन्य तनाव के बीच भारत के लद्दाख के साथ साथ किन राज्यों से जुड़ी LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी? तो प्रश्न के विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वर्तमान में भारत व चीन के मध्य सैन्य तनाव चल रहा है, जिसके चलते चीन ने LAC से जुड़े राज्य अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े राज्यों के साथ में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। और राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो आप देख सकते हैं रेड कलर में जो लाइन है वो भारत व चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और ये जो सैन्य उपस्थिति है वो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पे चीन ने अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया है। साथ ही हम चर्चा करें भारत व चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा की। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है तथा ये 3,488 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होके गुजरती है। भारत का ये जो क्षेत्र है इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चीन ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है भारतीय क्षेत्र पर, तो इसे बोलते हैं अक्साई चीन। भारत व चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर आप बात करना चाहो लाइन ऑफ कंट्रोल की, LOC की, तो LOC भारत व पाकिस्तान के मध्य है, LAC भारत व चाइना के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब चीन की सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य रहा चीन का वो ये था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में तनाव की स्थिति काफी दिनों से बरकरार है। इसके पहले भी 2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद भी भारत व चीन के मध्य एक सड़क निर्माण हेतु असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, तब भी भारत व चीन के मध्य तनाव बढ़ गया था। इसके साथ ही भारत ने भी पेंगोंग त्सो और गालवन नदी क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत किया है। तो ये कुछ अपडेट थी भारत व चीन के मध्य चल रही एक सीमा विवाद को लेके। ये मैप में आप देख सकते हो भारत व चाइना के बारे में जो सीमा रेखाएं हैं वो, और ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमने दे रखी है इंडिया चाइना सीमा के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डोकलाम टीम खबरों में थी, इसका हिस्सा कौन कौन रहे हैं, कौन कौन इसका हिस्सा थे? तो इसके विकल्पों में एस जयशंकर, विपिन रावत, अजीत डोभाल और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। अभी पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया कि 2017 में भारत व चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ, जिसमें कि एक अनाधिकृत क्षेत्र पर रोड के निर्माण हेतु दोनों देश आमने सामने आए। उस विवाद की स्थिति में भारत ने एक डोकलाम टीम बनाई थी। उस टीम में एस जयशंकर, विपिन रावत और अजीत डोभाल उसका हिस्सा थे। आप देख सकते हो ये तीनों। और ये जो स्थिति है ये देख सकते हो आप, ये जो क्षेत्र है ये है भारत, भूटान और चाइना के एक ट्रायंगल पे स्थित डोकलाम क्षेत्र। और जो डोकलाम विवाद हुआ था उसका मुख्य कारण है डोकलाम क्षेत्र की अवस्थिति। यह एक ट्राई जंक्शन पर स्थित क्षेत्र है जहां पर भारत, चीन और भूटान की सीमाएं, देखो ये चाइना है, भूटान और ये जो भारत का क्षेत्र है, इन तीनों देशों की सीमा यहाँ पे मिलती है। 2017 का डोकलाम विवाद एक सड़क निर्माण को लेकर था। भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य एक सैन्य मुठभेड़ हुई थी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में श्री अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, श्री एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और श्री विपिन रावत भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो अभी हमने देखा डोकलाम टीम के बारे में, डोकलाम क्षेत्र की अवस्थिति जो कि भूटान, चाइना व भारत के मध्य है। एक अनाधिकृत सड़क निर्माण को लेकर भारत व चीन की सेनाओं के मध्य एक गतिरोध था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य एडवोकेट पुरस्कार 2019 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रश्न के विकल्पों में है मेजर सुमन गवानी, कप्तान संगीता चौधरी, कर्नल सुनीता संगवा, मेजर आरती गुप्ता। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया सैन्य एडवोकेट पुरस्कार 2019, ये पुरस्कार मिला मेजर सुमन गवानी को। और ये पुरस्कार पाने वाली भारतीय प्रथम महिला है मेजर सुमन गवानी। सुमन गवानी को आगामी 29 मई को संयुक्त राष्ट्र
संघ के महासचिव एंटेरियो गुटेरेस ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। सुमन गवानी भारतीय सेना के लिए दक्षिणी सूडान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तौर पर तैनात रही है, जिसकी वजह से ये पुरस्कार इन्हें सैन्य एडवोकेट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की? तो प्रश्न के विकल्पों में है फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की, जिसका उद्देश्य था किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कस्टमाइज उत्पाद पेश करेंगे। इसके अलावा दोनों कंपनियां सरकार के डिजिटल इंडिया और प्रत्येक भारतीय के लिए बैंकिंग विजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं, के तहत देश में औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी एक अभियान का संचालन करेगी। ये इस जो साझेदारी था इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने नवगठित 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट किस लड़ाकू विमान में सुसज्जित किए हैं? प्रश्न के विकल्प हैं सुखोई 30, मिग-27, LCA तेजस और मिराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है LCA तेजस। फ्लाइंग बुलेट्स को LCA तेजस में सुसज्जित किए गए हैं। चीन के साथ में लद्दाख व अन्य क्षेत्रों में लगातार सीमा विवाद चल रहा है। उस बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय कर दिया है। यह आदेश एयरफोर्स के चीफ मार्शल RK भदौरिया ने दिया। उन्होंने बताया 18वीं स्क्वाड्रन में तैनात फ्लाइंग बुलेट्स यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में सक्रिय कर दिए गए। तो ये जो डिसीजन लिया गया ये भी भारत व चीन के मध्य जो बढ़ रहे सीमा विवाद को चलते लिया गया है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर है LCA तेजस। ये देख सकते हो आप तेजस का एक फोटो। प्रश्न संख्या 6। किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? प्रश्न के विकल्पों में इंदुलता गोयल, इर्षित हरदोई, अनिल मिश्रा या राजीव जोशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमेरिका का, जो कि भारतीय मूलवंशी है। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उन्हें यह सम्मान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में बेहतर बनाने व उसमें योगदान देने के लिए दिया गया। उन्हें कई आविष्कार किए हैं। उनके नाम लगभग 250 से ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं, इसलिए उन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, प्रश्न का उत्तर राजीव जोशी। और ये भारतीय मूल वंश के वैज्ञानिक हैं जो अभी वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की? तो प्रश्न के विकल्पों में देखो ट्विटर, फेसबुक, अमेजन और इनमें से कोई नहीं। तो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है फेसबुक ने। अब देखते हैं कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप है क्या। इस एप्लीकेशन के जरिए फेसबुक ने घर से काम करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखते हुए नया खास ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए एक बार में 8 यूजर्स ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। लॉकडाउन के चलते मोस्टली जो अभी जो वर्किंग क्लास है वो घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने ये कॉलिंग ऐप, ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। हाल ही में कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण की रोक लगा दी है? तो प्रश्न के विकल्पों में है डेंगू, टीबी, मलेरिया और एड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को कोरोना मरीजों पर परीक्षण करने में रोक लगा दी गई है। यह दवा कारगर मानी जा रही थी स्टार्टिंग में कोरोना वायरस की बीमारी के लिए, लेकिन बाद में हुआ यूं कि कोरोना वायरस के चलते इस बीमारी के और ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे मरीजों पर, तो इस बीमारी पर रोक लगा दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस बीमारी के परिणाम घातक हो रहे हैं। काफी लोग जो मरीज हैं कोरोना वायरस के उनकी मृत्यु भी हुई है, इसलिए मलेरिया में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना के मरीजों पर परीक्षण करने पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोक लगा दी। ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहले भी चर्चा में रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं हुई हैं?
तो प्रश्न के विकल्पों में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो हाल ही में पिछले सप्ताह से उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाएं हो रही हैं। काफी बार जंगल में आग की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ समय पहले ही फिर से एक बार जंगल की आग की घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। इस घटना के बारे में स्थानीय वन अधिकारी ने बताया, तेज गर्मी और धूप के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगल में आग लग जाती है। तेज हवा के कारण ये आग है वो काफी तेज गति से फैलती है और तेज धूप के चलते जंगल में घास व लकड़ियां सूख जाती है, जिसके कारण ये आग और भी तेज गति से फैलती है। हाल ही में उत्तराखंड में हुई आग की घटना ने 5 से 6 हेक्टेयर जंगल को प्रभावित किया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में आग की घटनाएं अभी फिलहाल कुछ समय पहले हुई है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन नाम पर एक नए टेलीस्कोप का नाम रखा? तो इस प्रश्न के विकल्प है इसरो, नासा, CNSA या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा ने। आप देख सकते हो ये है नैन्सी ग्रेस रोमन। ये बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। इनके नाम पर अमेरिका के नासा जो एजेंसी है, वहां की स्पेस एजेंसी है, एक टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन रखा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा। अगला प्रश्न है हाल ही में चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का शुभारंभ किसने किया? प्रश्न के विकल्पों में नितिन गडकरी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। तो ये जो सुरंग थी, इस सुरंग का जो उद्घाटन किया वो किया नितिन गडकरी ने। और इस सुरंग को जो नाम दिया था वो था चार धाम परियोजना। इसके तहत एक सुरंग बनाई गई थी। कौन से शहर में? चंबा शहर में एक सुरंग बनाई गई थी, उसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। और ये जो सुरंग बनाई थी, ये बनाई थी सीमा सड़क संगठन ने। इस सुरंग को बनाने का आधार यह था कि इसके तहत ऋषिकेश और धरासू हाईवे पर घनी आबादी वाले शहर चंबा के नीचे सुरंग का निर्माण किया। एक सफलतापूर्वक सुरंग बनाई गई। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टनल के दोनों छोर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। साथ में BRO अर्थात सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को बधाई भी दी। अब हम चर्चा करते हैं 27 मई के प्रश्न के उत्तर के विषय में। प्रश्न का उत्तर था अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। प्रश्न क्या था हमारा 27 मई का? प्रश्न था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसर्च के अनुसार बताया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह पर कमजोर हो गया है। तो वो क्षेत्र कौन सा था? अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच का जो क्षेत्र था। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक बड़े इलाके में यह चुंबकीय क्षेत्र में कमी आई है, उसकी तीव्रता में कमी आई है। चुंबकीय क्षेत्र का महत्व यह है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में होने वाली रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण, जिन्हें बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स, से हमें बचा पाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि अभी चुंबकीय क्षेत्र का महत्व क्या है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों से हमें बचाती है। तो आज का प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया? प्रश्न के विकल्प आपके सामने है। इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित सभी जानकारियां आप हमें बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वेबिनार एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, वेबिनार क्या होता है, इसके बारे में भी प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन RS यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स साथ में ही सामान्य अध्ययन की तैयारी विषय विशेषज्ञ द्वारा करवाई जाती है। और करंट अफेयर्स की सभी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।